हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर कराने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि हर एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे और आर्टिकल्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से, तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी मैंने आपके कवर किए हैं यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन का होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो सब चीज़ों की देखभाल करता है। उसका जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उसको कौन करता है? तो ये आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है जिनकी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ऐसे ही पोस्ट है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 324। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 324 जो है कौन से चीज से संबंधित है, तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र जो है आर्टिकल 324 में किया गया है। जो भी पावर है इलेक्शन कमीशन की वो आर्टिकल 324 में वर्णित है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्म लेंथ होता है वो 6 साल तक ये ऑफिस में रह सकते हैं, या फिर अगर इनकी एज 65 साल हो जाए तब तक, जो भी पहले हो जाता है उसी के बेसिस पे इनकी अपॉइंटमेंट खत्म हो जाती है। करंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये वाला, कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? तो ये आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है वो। तो इनडायरेक्ट ऐसे होता है जो एमपीज एमएलए हमारे द्वारा चुने जाते हैं ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन करवाते हैं वोटों के द्वारा, वोटों के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट होते हैं। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के, लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ये जो है प्रेसिडेंट को वोट देते हैं और इलेक्ट किया जाता है इनके द्वारा प्रेसिडेंट। तो याद रखना, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जो हैं राज्यसभा के, लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो ही वोट में शामिल होते हैं और नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको पता होगा जो राज्य के नीति निदेशक होते हैं, कौन से आर्टिकल्स में उनकी बात की जाती है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी के, उनकी बात होती है 36 से 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आध क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले ये याद कर लीजिए कि पार्ट 4 में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से 51 तक बात होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से किसी भी आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और साइड में उस आर्टिकल के बारे में क्या बात सही है ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 38 में बात होती है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की। यदि किसी को नहीं पता हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, तो देखो जैसे हमारे पास जो है सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे ही स्टेट के पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। उनके लिए दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं कि यदि अच्छा समाज बनाना है, अच्छा राज्य बनाना है, तो इन निर्देशों पर काम करो, इनका जैसा बनना चाहो कि ये कंप्लीट फुलफिलमेंट हो जाए इन पॉलिसीज की। जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करो, तभी जाके अच्छा राज्य बन सकता है। आर्टिकल 38 में आपको बता चुकी हूँ, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 40 में पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। आर्टिकल 42 में बात होती है जस्ट एंड ह्यूमन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की। 43 में फेयर वेजेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात की जाती है। वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, इसकी बात आर्टिकल 43A में की जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 43B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 43 को याद कर लीजिए। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आता है आर्टिकल 43B में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक जैसा कानून हो सब जगह, इसकी बात आती है आर्टिकल 44 में। लेकिन क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर है, इसके अलावा बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो एक तरह का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। आर्टिकल 45 में इन्फेंट और चाइल्ड केयर की बात की जाती है।
आर्टिकल 46 में जो भी वीकर सेक्शंस रह गए हैं, SC STs, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए उनका प्रमोशन करना, प्रोटेक्शन करना, इसकी बात आर्टिकल 46 में की जाती है। तो इसको भी याद कर लीजिए 46 को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना है, ये बात की जाती है। आर्टिकल 48 में साइंटिफिक एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाती है। आर्टिकल 48 में इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 48, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। आर्टिकल 49 में जो मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन है, प्लेसेस और जो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उसके बारे में बात आर्टिकल 49 में की जाती है। जुडिशरी को सेपरेट रखना है एग्जीक्यूटिव से, इसकी बात आर्टिकल 50 में की जाती है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, आर्टिकल 51 में बात की जाती है। तो आर्टिकल 51 भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसमें जो है फॉरेन पॉलिसी की बात की जाती है, यानी कि हमें फॉरेन में कैसी पॉलिसी रखनी चाहिए, दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी भी इससे में आता है। तो आर्टिकल 51 फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। और अभी G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, अब बहुत सारे देशों के साथ बातचीत होती रहती है, तो फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आर्टिकल 51 भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल इनमें से ये डील करता है कि जो अपॉइंटमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर का और अदर मिनिस्टर का उनके साथ, तो ये जो बात है ये होती है आर्टिकल 75 में। क्यों होती है? आर्टिकल 75 में ये बात होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं इनके साथ उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन एडवाइस किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? तो आपको पता होगा कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो दूसरी कंट्रीज से हमने लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें दूसरे देशों की बहुत अच्छी हैं तो वो अपना ली, ताकि हम एक बहुत ही अच्छे देश का निर्माण कर सकें, इसलिए। लेकिन जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये जो है अमेरिका से नहीं लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। बाकी जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, ये सब जो है अमेरिका से लिए गए हैं। एक मिनट, प्रीएम्बल नहीं लिया गया है, बाकी जो सिंगल सिटीजनशिप है ये जो है ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक बोलने में हो गई, प्रीएम्बल भी जो है यूएस से लिया गया है, बाकी सिर्फ जो बी है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये यूएस से नहीं लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो तो कितनी भी बार चुना जा सकता है, एक ही व्यक्ति, उस पर कोई भी बार नहीं है। तो ऑप्शन डी, इस पर कोई भी बार नहीं है, लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बन सकता है, और प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, ये जो बात है ये वर्णित है आर्टिकल 52 में, याद रखना। आर्टिकल 52 जो है ये रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस होती है इलेक्टिंग करने की प्रेसिडेंट को, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ये जो बात है इलेक्ट करना है प्रेसिडेंट को, ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, ये भी याद रखना, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं कि कौन सा प्रोविजन कौन से देश से लिया गया है। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की जो मेथड है, जो प्रोसेस है, ये लिया गया है आयरलैंड से, याद रखना। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो फीचर्स बोरो किए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, कंट्रीज से, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बार मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट होता है, वो बताती हूँ सिर्फ इसमें से। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें से जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि फेडरल स्कीम्स और ऑफिस ऑफ गवर्नर है, इमरजेंसी प्रोविजन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था? सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट जो हमारे देश में आपको दिखती है, वो गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एक ही सिटीजनशिप होनी चाहिए। स्टेट पे ऐसा नहीं कि आप अलग सिटीजन हैं, सेंटर पे अलग है। सेंटर और स्टेट दोनों पे ही आप एक ही सिटीजन हैं, ये ऐसा ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डबल सिटीजनशिप का भी जो है प्रोसीजर है यूएसए में, जहाँ पे स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और सेंटर की अलग है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इसके अलावा यूएस से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट, इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का,
और जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल रिव्यू है कि कुछ ऐसे लॉज हो जाएं जिस पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू आप करा सकते हैं। तो ये लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि स्टेट पॉलिसी के हैं। कनाडा से क्या लिया है कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब है इसका, फेडरेशन यानी कि डिफरेंट शक्तियां दी गई हैं, लेकिन यदि बात आए कि किसकी सबसे ज़्यादा चलेगी तो वो सेंटर की सबसे ज़्यादा चलेगी। सेंटर यहाँ पे स्ट्रांग है। कोई भी ऐसा फैसला है जिसमें सेंटर स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सेंटर का पलड़ा उसमें भारी होगा। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिए हैं। कॉन्करेंट आपको पता होगा कौन सी लिस्ट है, जिसमें यूनियन भी, जिसमें सेंटर भी जो है लॉ बना सकती है और स्टेट भी, दोनों ही बना सकते हैं, उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। इसके अलावा यूएसएसआर से, जो कि रसिया है, इससे फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं। इसके अलावा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, रिपब्लिक और जो आइडियाज़ हैं लाइबर्टी के, इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी के, ये जो हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जापान से लिया गया है प्रोसीडर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। पार्लियामेंट ऑफ जापान को किस नाम से जाना जाता है, तो पार्लियामेंट जापान की जानी जाती है डाइट के नाम से, ऑप्शन ए। तो कुछ यहाँ पे पार्लियामेंट के नाम दिए गए हैं क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट जो है नई इनॉग्रेशन हुआ था उसका, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो कनाडा में तो पार्लियामेंट ही बोलते हैं, अफगानिस्तान में शोरा बोला जाता है, बांग्लादेश में जातीय पार्लियामेंट बोली जाती है, चाइना में नेशनल पीपल्स असेंबली बोली जाती है, इंडिया में संसद बोलते हैं, और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली एंड सीनेट बोलते हैं, और जापान में डाइट बोला जाता है, यूएसए में कांग्रेस बोला जाता है, भूटान में तसोगोडू बोला जाता है। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd पंचायत से संबंधित है और 4th जो है म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। कौन से ईयर में ये पास हुए थे, तो ये 1992 में पास हुआ था। तो पंचायत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पंचायत की डेफिनेशन के बारे में बात 243 में बात की जाती है। आर्टिकल 243A जो है इसमें ग्राम सभा की बात की जाती है। आर्टिकल 243B जो है इसमें पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 243C में जो कंपोजिशन है पंचायत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन वाला। आर्टिकल 243D में बात की जाती है इसकी। और डिस्क्वालिफिकेशन यदि करना है तो आर्टिकल 243F में बात की जाती है। तो पार्ट 9 में आता है, ये भी याद कर लीजिए, जो कि पंचायत जो है ये पार्ट 9 में आता है, जो कि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ था। पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात हुई है, जो कि 74th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ था। पार्ट 9 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आर्टिकल 243 से 243O तक इसमें बात की जाती है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा 11th शेड्यूल जो है ये पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम जो है पंचायत ऑफ कंट्री को दिए गए हैं। इलेक्शन जो होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, इसको किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो इलेक्शन करवाए जाते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये नहीं कराती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है उसको कौन कराता है, तो स्टेट की इलेक्शन कमीशन कराती है। और ये बात जो है मेंशन है आर्टिकल 243K में। भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो ये तो किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा देश बने तो ये दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं स्टेट के लिए। निम्न में से किस मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उनको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी बेसिक नींव चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो बेसिक संस्कार हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, और समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं तो उन चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो उसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो पहले के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन अब के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसी चेंज के हिसाब से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है कि उसी चीज़ में कुछ नई चीज़ ऐड हो गई जो कि अभी के हिसाब से सही है, लेकिन उसमें क्या चेंज नहीं करना, नींव नहीं चेंज करनी, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो मोरल एथिक्स हैं, वो सारी चीज़ें नहीं चेंज होनी चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा अमेंडमेंट कर सकते हैं नए टाइम के हिसाब से। तो ये बात मेंशन है केशवानंद भारती केस में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है टाइम ईयर दिया हुआ है कि कौन से ईयर में जो केस है वो पास हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो केशवानंद भारती केस जो है 1973 में पास हुआ था। ये मेन थीम इसकी क्या थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को प्रोपोगेट करना। इसके अलावा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है ये 1978 में आया था। मेन थीम इसकी थी राइट टू लाइफ को एक्सपेंड करना।
इंदिरा साहवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, 1992 में ये आया था। मेन थीम इसकी है रिजर्वेशन से संबंधित जो क्राइटेरिया हैं उसके बारे में बात की जाती है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। इसकी मेन थीम ये थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है वर्क प्लेस पे उसको प्रिवेंट करना है। अरुण रामचंद्र शाहबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2011 में केस आया था। इसकी मेन थीम थी जो पैसिव यूथेनेसिया होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज को कि वो एस्टेब्लिश करें और एडमिनिस्टर करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनकी चॉइस की। तो देखो, जो हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो उनको भी संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं ताकि वो अपनी ही चॉइस से जो भी उन्हें पसंद है वैसे ही शिक्षा वो प्राप्त कर सके, वैसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वो स्थापना कर सकें। तो ये जो वाली बात है तो ये की जाती है आर्टिकल 30 में बात की जाती है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं अपनी पसंद के, अपनी चॉइस के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है स्थापना कर सकते हैं उनकी। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल 9 जो है राइट टू फ्रीडम से संबंधित है कि आपको कुछ भी अभिव्यक्त करने का, बोलने का पूरी आज़ादी है। अगर आपको अपने रिलीजियस अफेयर जो है मैनेज करने हैं तो उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में बात होती है। आर्टिकल 25 एक और है, ये देख लीजिए आप। 25 जो आर्टिकल है उसमें बात होती है कि आपके जो भी चॉइस है आपकी, कोई भी आप धर्म अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं और उस धर्म को मैनेज करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी गई है। आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्शन करना है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी जो भी पसंद से चाहें कि वो कैसा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है, इनमें से कौन है ऐसा जो कि एम्पावर है, जिसको शक्तियां दी गई हैं कि जो स्टेट की बाउंड्री जो चेंज होती रहती है ना, कि कभी स्टेट का नाम भी चेंज हो जाता है, बाउंड्रीज भी चेंज हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, तो ये पावर किसको मिली हुई है? तो ये पावर जो है पार्लियामेंट को मिली हुई है कि यदि उनका मन करे तो जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं उसको कम कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 से 4 तक मैं बात करूंगी। तो आर्टिकल 1 से 4 तक जो है ये हमारे इंडिया के बारे में बात करता है। जब इंडिया बना है तो सबसे पहले कहाँ पे ध्यान जाएगा? उसके नामकरण पे, उसकी जो एरिया है उस पे। तो इसके बारे में बात होती है आर्टिकल 1 में। जो हमारे इंडिया का नाम है, इंडिया भी है और यहाँ पे भारत भी है, दोनों ही चीज़ें मेंशन है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में एडमिशन करना है या फिर नए राज्य का एस्टेब्लिशमेंट करना है जो कि इंडिया के इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो वो आर्टिकल 2 में बात होती है। और जैसे सिक्किम जो था वो एसोसिएटेड स्टेट था, 1975 में इसको फिर स्टेट का दर्जा मिला था। ठीक है। आर्टिकल 3 में नए स्टेट का फॉर्मेशन करना है या फिर एरियाज का ऑल्ट्रेशन करना है या फिर नाम जो है ये चेंज करने हैं, ये आर्टिकल 3 में वर्णित है और ऐसा पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 4 में ये बताता है जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत चीज़ें होंगी, अमेंडमेंट होंगी, वो जो है उस पर स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगेगी बल्कि सिंपल मेजोरिटी से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। फर्स्ट एवर ऐसा कौन सा स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था, तेलुगु जो लोग थे उसको अलग कर दिया गया। जो मद्रास में जो एरिया था उसमें जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनको अलग कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे ईयर ऑफ जो स्टेट है, जो उनका फॉर्मेशन हुआ है, किस साल में वो स्टेट बने हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, आपको एक बार देख सकते हैं, मैं भी बता देती हूँ। आंध्र प्रदेश 1953 में उसको फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला था। असम को 1950 में मिला था, बिहार को 1950 में, छत्तीसगढ़ को 2000 में, गोवा को 1987 में मिला था, गुजरात जो है फुल स्टेट बना था 1960 में, हरियाणा 1966 में बना था, हिमाचल प्रदेश 1971 में स्टेट का दर्जा इसको मिला था, जम्मू कश्मीर को 1950 में मिला था स्टेट का दर्जा, झारखंड को 2000 में मिला था, कर्नाटका को 1956 में मिला था, केरल को 1956 में मिला था, मध्य प्रदेश जो है 1956 में स्टेट बना था, महाराष्ट्र 1960 में बना था स्टेट, मणिपुर 1972 में, मेघालय 1972 में, मिजोरम 1987 में और नागालैंड 1963 में। जो भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं 2-3 बार, तो उनको पता होगा कि ये जो स्लाइड है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट जो है वो कब बना था।
ठीक है, तो देखते चलना। ओडिशा 1950 में, पंजाब 1966 में बना था, राजस्थान 1958 में बना था, सिक्किम जो है 1975 में बना था स्टेट, तमिलनाडु 1950 में बना था, तेलंगाना तो अभी रिसेंटली ही बना है 2014 में, त्रिपुरा जो है 1972 में स्टेट बना था, उत्तर प्रदेश 1950 में स्टेट बना था, उत्तराखंड 2000 में बना था, वेस्ट बंगाल 1950 में स्टेट बना था, जो दिल्ली है 1993 में बनी थी, पौंडुचेरी जो है 1954 में बना था, एंड यूटीज की बात करी जाए तो अंडमान एंड निकोबार 1950 में बना था, चंडीगढ़ 1966 में, दादरा एंड नागर हवेली 1961 में बनी थी, दमन एंड दीव 1987 में, एंड लक्षद्वीप 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज बीन इनरिस्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय को प्रतिस्थापित किया गया है? 2, 3, 1 और 4। इसका सही उत्तर है 3 तरह के जस्टिस के बारे में बात की जाती है। ये प्रीएम्बल में आप देख सकते हैं। जस्टिस की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये 3 तरह के जस्टिस की बात प्रीएम्बल में की जाती है। Which of the following language is not included in the 8th schedule of the Constitution? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इनमें से इंग्लिश जो है ये 8th शेड्यूल में शामिल नहीं है, बाकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो है तीनों शामिल हैं। तो इनिशियली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन समय के साथ 22 हो गई हैं। इंग्लिश उनमें से एक नहीं है। ये क्वेश्चन आप सब लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं बहुत सारे और क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरेक्टरी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल? निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की प्रणाली की स्थापना की थी? इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही वीडियो आपको और देखने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।